नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश भारतीय सिनेमा का सुनहरा दशक में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। भारतीय सिनेमा जो अलग अलग भाषाओं में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने के लिए विश्व भर में पहचान रखता है। भारतीय सिनेमा जो अपने 100 साल का सफर तय कर चुका है और इस दौर में उसने भारतीय संस्कृति से लेकर समाज के अलग अलग रंगों को रुपहले पर्दे पर बेहद शानदार ढंग से उतारा है। लेकिन भारतीय सिनेमा का 70 का दशक बहुत यादगार रहा है और हम इसे रेट्रो के नाम से जानते हैं। तो आज हम उसी दौर पर खास बातचीत करेंगे। तो भारतीय सिनेमा के 70 के दौर पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। निरुपमा कोटरू जो बाय प्रोफेशन तो वरिष्ठ लोक सेवा अधिकारी हैं, लेकिन सिनेमा को लेकर इनमें गजब का पैशन है। निरुपमा जी जो एनएफडीसी और फिल्म डिवीजन जैसे अहम संस्थानों को लीड कर चुकी हैं और साथ ही साथ नेशनल फिल्म आर्काइव और इफ्फी जैसी पहलों का हिस्सा भी रही हैं। सिनेमा पर लगातार लिखती आ रही हैं और हाल ही में इनकी जो किताब आई है भारतीय सिनेमा के 70 के दौर पर दी स्विंगिंग 70s काफी सराही जा रही है। तो आइए भारतीय सिनेमा के उस शानदार दौर को एक बार फिर से याद करते हैं और उनसे बात करते हैं। निरुपमा जी, दूरदर्शन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। निरुपमा जी, जैसे मैंने अभी कहा कि बाय प्रोफेशन तो आप लोक सेवा अधिकारी हैं, लेकिन सिनेमा को लेकर आप में बहुत जबरदस्त पैशन है। तो इसकी एक तो हम वजह जानना चाहते हैं कि आखिर आप में इतना पैशन क्यों आया, और खास तौर पे ये जो आपकी किताब आई है 70 के दौर को, उस दौर को आप किस तरह से देखती हैं कि इतना आपको फैसिनेट किया वो दौर कि आपने इस पे एक बुक लिखी। जी शुक्रिया साइमा, बहुत ही अहम सवाल आपने किया है और ये बुनियादी सवाल मैं कहूँगी इसको। तो 2012 से 15 में मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में डायरेक्टर फिल्म्स अपॉइंट की गई थी। तो मेरे अंडर ये काफ़ी सारी संस्थाएं थी, जैसे एनएफडीसी है, नेशनल फिल्म आर्काइव है, और इफ़ी गोवा वो आयोजित करना, नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो ये सब करने के दौरान मेरा जो एक इनहेरेंट पैशन था वो उभर के आया ही, और जो फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग थे उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो बहुत सारे दोस्त बन गए जो आज भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, और मैं फ़िल्मों पे लिखना शुरू किया। अलग अलग थीम्स को लेके मैं 30 से ऊपर आर्टिकल्स लिख चुकी हूँ काफ़ी अलग अलग मैगज़ीन्स और पेपर्स में। सैयद मिर्ज़ा साहब जी से मेरी पहचान थी क्योंकि वो चेयरमैन फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट रह चुके हैं। तो उन्होंने सुना तो बहुत खुश हुए, बोले तो बहुत बढ़िया बात है, 70s का दशक बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें 3 तरह के सिनेमा पहली बार हिंदी फिल्म्स में आए, जो एक हम ब्लॉकबस्टर कमर्शियल मल्टी स्टारर सिनेमा कहते हैं, जिसकी चरम सीमा एक शोले है। दूसरा है पैरेलल सिनेमा, जो ईस्ट में तो सत्यजीत राय साहब के टाइम से आया था बंगाल में, लेकिन हिंदी सिनेमा में काफ़ी लेट आया। 69 में कुछ फिल्में आई थी, जैसे भुवन शोम थे मृणाल सेन की, उसकी रोटी मणि कौल की, और बासु चैटर्जी ने सारा आकाश बनाई थी। 70 के दशक में श्याम बेनेगल साहब उभर के आए, बहुत ही अच्छे निर्माता निर्देशक हमारे। अब आपने सुना होगा हाल ही में मंथन कान में भी गई थी, तो मंथन उसी टाइम की फिल्म है। और तीसरी किस्म की फिल्म जिसका सैयद मिर्ज़ा साहब ने जिक्र किया वो थी मिडल ऑफ द रोड सिनेमा, हम उसको कहते थे। उसमें क्या होता था, किरदार बहुत बड़े नहीं होते थे या अमीर या इस तरह का कैनवस की ज़रूरत नहीं होती थी। आप एक ड्राइंग रूम में पूरी फिल्म शूट कर सकते थे, बजट छोटा होता था, लेकिन जिन डायरेक्टर्स ने, निर्देशकों ने डायरेक्ट की वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर थे, जिसमें सबसे ऊपर मैं मानती हूँ ऋषिकेश मुखर्जी जी, बासु चैटर्जी जी, गुलजार साहब और बासु भट्टाचार्य। तो इन्होंने उस दौर में बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई, जिसमें कॉमन मैन या गर्ल नेक्स्ट डोर या बॉय नेक्स्ट डोर के कैरेक्टर पे फिल्म थी, और जो आप बहुत ही छोटे बजट में घर के अंदर भी शूट कर सकते हैं, चाहे बाहर लें, बिग बजट की आपको ज़रूरत ही नहीं है। और आज भी हम एंजॉय करते हैं। एक बात जरूर कहनी पड़ेगी ये वाली कि 70 के दशक के अंदर ही ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आई हैं, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त कमाई करी। हालांकि उनका बजट बहुत छोटा रहा, लेकिन कमाई के मामले में भी वो बहुत ज्यादा आगे गई, जैसे शोले फिल्म है। तो इस तरह की फिल्मों को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ब्लॉकबस्टर भी तो तभी आए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उस दशक में 4 जो टॉप के डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मल्टी स्टारर बनाई, उसमें थे हमारे रमेश सिप्पी जी तो हैं जिन्होंने शोले बनाई,
यश चोपड़ा साहब जिन्होंने अमिताभ जी की बेहतरीन फिल्में बनाई, दीवार, त्रिशूल जैसी फिल्में, कभी कभी बहुत ही अच्छी म्यूजिकल फिल्म है, जो साहिल लुधियानवी साहब उसमें पोएट थे क्योंकि वो उनके खास दोस्त थे यश चोपड़ा के, उनके साथ हमेशा काम किया उन्होंने। फिर मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा, तो प्रकाश मेहरा जी पहली बारी उन्होंने अमिताभ बच्चन को बड़ा ब्रेक दिया जंजीर में जी। और उस वक्त राजेश खन्ना का दौर चल रहा था, एंड ऑफ 60s और बिगनिंग 70s में राजेश खन्ना की लगातार सुपर हिट फिल्में थी, रोमांटिक फिल्में थी, लेकिन कुछ ऐसा वो दौर था कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक हीरो की ज़रूरत लगी सलीम जावेद साहब को। ये राइटर्स थे जो इन्होंने ये क्रिएट किए हैं कैरेक्टर्स, चाहे वो जंजीर में विजय का कैरेक्टर हो या वही दीवार में, तो इट वाज एक तरह का रिएक्शन हम कह सकते हैं उस समय के विरुद्ध कि हमें, और जैसे गुलजार साहब की मेरे अपने आई थी स्टूडेंट अनरेस्ट पे, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर आंधी बनी गुलजार साहब की जो इमरजेंसी को लेके थी। तो ब्लॉकबस्टर्स का दौर तो डेफिनेटली उस वक्त पकड़ा, और अमिताभ बच्चन की वजह से मुझे लगता है एक तरह की सिम्बियोटिक रिलेशनशिप थी सलीम जावेद और अमिताभ बच्चन की। दोनों ने एक दूसरे के करियर में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले किया, मगर ज़्यादा श्रेय मैं राइटर्स को देना चाहूँगी, जो अगर वो अच्छे राइटर नहीं होते तो अमिताभ बच्चन वो नहीं बन पाते जो बने उस दशक में। मनोज कुमार को लेकर भी रोटी कपड़ा और मकान जिस तरह की फिल्में यहाँ पर आई, तो उन्होंने उस तरह के मुद्दों को भी उठाया और वो फिल्में भी बहुत ज्यादा पसंद की गई। हालांकि उसके लेकर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, जैसे पूरब और पश्चिम और शोर जैसी फिल्म आप देखिए, उसमें मनोज कुमार इस तरह के डायरेक्टर बन के सामने आते हैं कि आप सोचेंगे तो कहेंगे कि इनका कैलिबर कितना हाई था। ये शोर की इतनी सेंसिटिव कहानी है, उनकी वाइफ जिस नंदा जी ने प्ले किया था, ये 3 लोग होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और बेटा। तो वाइफ की डेथ हो जाती है ट्रैजिक, तो बेटा जो है वो बोलना बंद कर देता है, और फिर एंड में मतलब पूरी जद्दोजहद बाप की ही रहती है कि किसी तरह मैं बेटे का इलाज कराऊं, और एंड में ऐसा होता है कि मनोज कुमार अपनी हियरिंग खो देते हैं। मतलब कितना सेंसिटिव, इतनी सेंसिटिव वो फिल्म है। अभी भी उसके गाने आप सुनेंगे ना, एक प्यार का नगमा है वगैरह, तो आपको रुला देंगे वो। और कोशिश जैसी फिल्म गुलजार साहब ने बनाई थी, अगेन अबाउट म्यूट एंड डेफ कपल, जो संजीव कुमार और जया भाद्री जी। तो आज भी इतना ज़्यादा आपको मूव करेगी ना वो स्टोरी, अगर आप देखेंगे कि वो कपल जो दोनों न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, उनकी लाइफ कैसी होगी। उनका बेटा नॉर्मल होता है और बेटे को बड़ी शर्म आती है कहने में कि मेरे माँ बाप इस तरह डिसेबल्ड हैं। तो इतनी सेंसिटिव फिल्में फर्स्ट टाइम ऐसी आई थी। तो आप कह सकते हैं कि यानी कि जो फिल्में थी वो कहीं ना कहीं आपको टच करती थी, छूती थी, आपको अपनी लाइफ के साथ जोड़ती थी और साथ ही साथ कुछ ना कुछ मोटिवेट भी करती थी। क्या इस तरह की कमी आपको अब महसूस होती है? जी बिल्कुल। जैसे फिर मैं फिल्म हिस्ट्री का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी। जैसे 50s का जो दौर था, आइडियलिज्म बहुत था। तो बिमल रॉय जी ने 2 बीघा ज़मीन बनाई, राज कपूर ने इतनी फिल्में बनाई, श्री 420, आवारा, आन, इस तरह की फिल्में। और तो इन फिल्मों में एक इन्फ्लुएंस था यूरोप का भी, न्यू रियलिज्म उसको कहते हैं। तो बहुत सारी रियलिस्टिक फिल्में बनी, और उस वक्त के जो लिरिसिस्ट और राइटर्स थे वो बहुत ही ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे थे, ये इनकी सेंसिबिलिटी बहुत ही हाई थी। कैफी आज़मी साहब थे, साहिल लुधियानवी थे, रेवोल्यूशनरी पोएट जिनको मैं मानती हूँ, मजरू साहब थे, बहुत बड़े शायर। और तो म्यूजिक डायरेक्टर्स भी वैसी सेंसिटिव, जो एस.डी. बर्मन जी आप देख लीजिए, प्यासा। बात करी है, क्योंकि जिस तरह से कहा कि एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा हुए, म्यूजिक को लेकर भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, जिसमें आर.डी. बर्मन और किशोर कुमार बहुत ज्यादा खास रहे हैं, जिन्होंने पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री का जो म्यूजिक है उसको एकदम से चेंज किया। वो नई धुनें लेकर आए, नई आवाज लेकर आए। तो उसको आप किस तरह से? हाँ, तो मैं उसी पे आ रही थी। तो 50s में म्यूज़िक का हमेशा देखिए हमारे कल्चर पे भी बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है म्यूज़िक। हमारे हर तरह के गाने होते हैं, बर्थ से लेकर डेथ तक। वो फिल्मों में क्यों नहीं आएगा? वो तो आएगा ही, मतलब हर मौके के लिए हमारे पास गाना है। तो 50s में जब एस.डी. बर्मन, सलील चौधरी, रोशन साहब, नौशाद साहब ने ज़बरदस्त म्यूज़िक दिया, उसके बाद 60s में एक रोमांटिक दौर चला। तो उस वक्त मजरू साहब वगैरह ने, आर.डी. बर्मन की मुझे लगता है पहली बहुत बड़ी फिल्म थी तीसरी मंजिल, बहुत सुपर हिट हुआ उसका म्यूजिक, गाने बहुत अच्छे हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत ही बढ़िया। तो वो आर.डी. बर्मन की थी। 69 में प्यार का मौसम आई थी, एस.डी. बर्मन साहब की आराधना आई थी, जो
राजेश खन्ना की फर्स्ट सुपरहिट फिल्म थी। आर डी बर्मन ऑलरेडी बहुत अच्छा म्यूजिक दे रहे थे, मगर उन्हें वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा था। जब 70s में जैसे ही कदम रखते हैं ना, तो 71 में आ गए हरे राम हरे कृष्णा। उसने लोगों को एकदम हिला दिया कि ये क्या है, और इस तरह का म्यूजिक वो लाए, क्योंकि थीम ऐसा था। जो अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर होता है वो फिल्म के डायरेक्टर के साथ बैठ के सिटिंग में समझ लेता है जरूरत क्या है। वो फिल्म ही ऐसी थी, क्योंकि आपको दिखाना था हिप्पी कल्चर, जो ड्रग्स ले रहे हैं बच्चे, उनको डिस्करेज कैसे किया जाए। दम मारो दम जैसे जब गाने आए ना, तो सब लोग यही क्या है, नया ही साउंड कुछ लेके आए। तो आर डी बहुत ही ओपन माइंडेड थे, वो बहुत सुनते थे अलग तरह का म्यूजिक, चाहे वो कैलिप्सो बीट्स हो, अफ्रीकन म्यूजिक हो, या स्पेनिश हो, और डांस हो, रंबा संबा, चाचा चा। अगर आप शालीमार को याद करें, पहला ही सीन उसमें 1 2 चाचा चा है। तो आर डी बर्मन ने बड़ी अच्छी टीम बनाई अपने इर्द गिर्द। तो उसमें भूपेंद्र जी भी थे, वो गिटार बजाते थे, मनोहर जी सिंह जी थे, सैक्सोफोन बजाते थे, हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट, शिव कुमार शर्मा जो बाद में शिव हरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये सब उनके दोस्त थे, और सब लोग बैठ के सिटिंग करके बड़े इनोवेटिव साउंड्स बनाते थे। जैसा आपने पता नहीं सुना होगा, अमर प्रेम, जो उनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग एल्बम है, जिसमें क्लासिकल म्यूजिक भी है, फोक भी है, सब कुछ है। तो क्योंकि उनकी पकड़ फोक पे इसलिए थी क्योंकि एस डी बर्मन उनके बाप थे, और उनको तो सब जानते हैं, बाउल और भटियाली संगीत, उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी फोक ट्यून्स बनाते थे। तो आर डी ने वो भी इनहेरिट किया अपने पिताजी से, लेकिन सेम टाइम वो वेस्टर्न, और सलील चौधरी जी का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस आ गया। सलील चौधरी जी को मोजार्ट ऑफ दैट टाइम कहते हैं। ओपेरा टाइप का म्यूजिक बड़ा अच्छा देते थे, जो आज ए आर रहमान के बारे में हम कहते हैं। तो आर डी ने जो साउंड्स लाए, फिर उसके बाद एक सुपरहिट गाने, जवानी दीवानी, फिर यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, यहाँ तक के उनके रीमिक्स भी अभी आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, और लोग उनको पसंद करते हैं। बल्कि जो ये नई नस्ल है उनको पता नहीं है ना उन गानों के बारे में, उनको ज्यादा एंजॉय करते हैं जो रीमिक्स होके। तो उसको आप कैसे अच्छा मानती हैं, क्या जो रीमिक्स होकर आते हैं, या फिर ओरिजिनल धुन को ही ज्यादा अच्छा? इनकी मजबूरी है, जो क्रिएटिव नहीं है वो कॉपी करेंगे। तो और ये इतनी ट्यून्स आज भी फ्रेश लगती हैं कि आप एंजॉय करेंगे। आप और हम अभी भी डिस्कोथेक में जाएं तो कहीं ना कहीं 70s का म्यूजिक आ ही जाता है जी, और आर डी बर्मन आ ही जाते हैं घूम फिर के। आ जाते हैं। आपने हरे रामा हरे कृष्णा की बात की, जिसमें हरे रामा हरे कृष्णा में जो गाना था वो तो हिट हुआ ही है। आर डी बर्मन एक नई धुन लेकर आए, और आपने बताया जबरदस्त पॉपुलर हो गए। लेकिन उसमें एक और चेंज भी हुआ था, उसमें थी जीनत अमान, बिल्कुल, है ना? जीनत अमान जब आई हरे रामा हरे कृष्णा में, और उनका जो लुक था, उनका जो मतलब वो जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, वो मुझे जहां तक लगता है कि एकदम एक नया कैरेक्टर था ऑडियंस के लिए। इतना बोल्ड कैरेक्टर वो लेकर आई थी, और उसके लिए उनको बेहद सराहना भी मिली, और वहीं से उनकी वो शुरुआत हुई। तो ये जो हम 70 के दशक को देखते हैं कि एक महिलाओं में भी बहुत ज्यादा चेंज आया था, उनके कैरेक्टर को भी लेके बहुत ज्यादा चेंज आया था, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 70 के दशक में उन्होंने थोड़ा बहुत डोमिनेट करना शुरू किया, अपने स्टाइल को लेकर भी, फिल्मों की कहानी को लेकर भी। उस पे आप क्या कहेंगे? तो मैं बहुत खुश हूँ आपने ये कहा क्योंकि सचमुच 70 बहुत एक बड़ा ब्रेक थ्रू था विमेन कैरेक्टर्स के लिए, जहाँ हम मानते हैं। क्योंकि आप रेंज देखिए, एक तरफ कमर्शियल में हेमा मालिनी जी टॉप पे थी, उनको ड्रीम गर्ल का खिताब दिया गया था पुराने दौर से, और हीरोइंस कंटिन्यू कर रही थी। शर्मिला जी थी, राखी जी आई उस वक्त, वहीदा जी भी थी, साथ में जया बहादुरी आप देखिए, गर्ल नेक्स्ट डोर, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में, गुड्डी से शुरुआत की और बहुत सारी अच्छी फिल्में की, जैसे परिचय, कोशिश भी थी गुलजार साहब की, अलग अलग फिल्में उन्होंने की। उसके साथ जब जीनत अमान आ गई तो सचमुच इट वाज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग वेस्टर्नाइज्ड एकदम लुक, कोई मतलब उसमें हिचक नहीं, जो जिस तरह वो उनका एटीट्यूड था, बॉडी लैंग्वेज थी, वो बहुत अलग थी अभी तक जो लोगों ने देखा था। तो उससे बहुत फर्क पड़ा। और बाद में बाय द टाइम यादों की बारात आई, आई थिंक 79 तक,
वो बहुत टॉप पे चली गई उसके बाद, एंड उन्होंने अपनी अलग जगह बनाई। फिर उनके बाद परवीन भाभी भी आ गई थी कुछ दिनों बाद। लेकिन ये रेंज जो हमें देखने को मिलती है ना, और ये मिडल ऑफ द रोड सिनेमा जो मैं कहती हूँ, उसमें विद्या सिन्हा, जरीना वहाब जैसी हीरोइनें, अगेन सिंपल प्लेन, आप उनकी वेशभूषा देखिए उस वक्त, साड़ीज जो होती थी ना जॉर्जेट और स्विस वॉयल और कॉटन, ये फर्स्ट टाइम आपको मिलेगा 70s में, क्योंकि वर्किंग वुमन फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आने लगी रजनीगंधा जैसी फिल्मों में। मतलब कहानी को लेके भी उसमें चेंजेस आए, उसमें ज्यादा डोमिनेटिंग वुमेन्स को दिखाया गया जी, क्योंकि लिटरेचर से इंस्पायर होके, जो रजनीगंधा है यही सच है नाम की कहानी पे आधारित है, जो मन्नू भंडारी जी की है। शी वॉज वन ऑफ द लीडिंग लाइट्स, जिसको हम कहते हैं नई कहानी मूवमेंट की। उनके हस्बैंड जो थे राजेंद्र यादव, उनकी कहानी सारा आकाश पे बासु चैटर्जी पहले ही बना चुके थे। जब रजनीगंधा आई तो सबसे अच्छी मैं मानती हूँ, वन ऑफ द विमेन ओरिएंटेड पहली जो अबाउट वर्किंग वुमन है। तपस्या भी तभी आई थी तपन सिन्हा की, वो भी एक राखी जी उसमें हेड ऑफ द फैमिली होती हैं, और वो अपने ऊपर लेती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सारे भाई बहनों की। वो बोलती है मैं शादी नहीं करूँगी, मैं पहले अपने भाई बहनों को सेटल करूँगी, पहले मैं तब तक मैं काम करूँगी। तो इस तरह के कैरेक्टर्स जो पहले बंगाली सिनेमा में महानगर से शुरुआत हुई थी, सत्यजीत रे जी ने दिखाया था कि महानगर में एक औरत कैसे घर के बाहर पहली बार कदम रखती है, क्योंकि उसको कमाने की ज़रूरत है, उसको अपनी फैमिली इनकम जो है उसको सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इस तरह की कहानियाँ डेफिनेटली पहली बार 70s में हिंदी सिनेमा में आई, जो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और लोगों ने अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा। आप वो भी सोचिए ना, 70s में पहला कदम औरतों ने बाहर रखा इंडिया में काम करने के लिए, वर्किंग लेडीज सच में। क्योंकि फिल्म क्या होती है, फिल्म तो वही दिखाएगी ना जो सोसाइटी में हो रहा है। बिल्कुल बाहर से तो हम कुछ ऊट पटांग दिखाएंगे तो सब रिजेक्ट कर देंगे, तो आपको वो रियलिटी दिखानी पड़ेगी। रजनीगंधा की जो कहानी है इतनी उस वक्त रेलेवेंट थी, क्योंकि वो उस लड़की के ऊपर है जो काम कर रही है ऑफिस में, और उसे मौका मिल रहा है कि मैं दूसरे सिटी में काम करूं, तो उससे डिसाइड करना है कि मैं अपने फियांसी जो मेरा यहाँ है जहाँ मैं हूँ उसके साथ रहूं, कि बॉम्बे वापस वहाँ जाके काम करूं। नई नौकरी है लेकिन वहाँ उसको उसका पुराना बॉयफ्रेंड मिलता है। इस तरह की कहानी पहले नहीं आई थी, तो ये डायरेक्टर्स के ऊपर है। अब हम देख रहे हैं अनुभव सिन्हा थप्पड़ जब बनाते हैं तो एक टॉकिंग पॉइंट हो जाता है, हम सब लोग बात करते हैं कि देखिए पहली बार किस डायरेक्टर ने दिखाया कि सब उसमें ये एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन पॉइंट होता है ना, हम सब बात करेंगे ये थप्पड़ ही मारा तो क्या हुआ, कम से कम अब बात तो कर रहे हैं ना, वायलेंस की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं। तो ये फिर अब ये 2000 के बाद जो बहुत सारे अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स आए हैं, लेट 90s में भी अगर आप देखें विधु विनोद चोपड़ा जी आ गए थे, और राम गोपाल वर्मा, फिर बाद में अनुभव सिन्हा, विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप, इन सब की तरह जो नए डायरेक्टर्स आए, श्रीराम राघवन, तो इन लोगों की समझ थोड़ी डिफरेंट है। जो मेरे कुछ दोस्तों ने लिखा भी है किताब में, रजत कपूर ने लिखा है, केतन मेहता जी ने, श्रीराम राघवन ने। तो अब कहीं जाके फिर से वो कोई हिचक नहीं है लोगों को कि विमेन कैरेक्टर्स पे फोकस किया जाए। मतलब ज़रूरी नहीं है हर स्टोरी मेल डोमिनेटेड हो, तो वो कहीं मिक्स हमें अच्छा लगता है वो देख के कि वो चेंज हो गया। मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि रेट्रो फिल्मों को लेकर दोबारा से सीक्वल्स बने हैं, मतलब सीक्वल इस तरह से कि उसमें रेट्रो दौड़ दिखाया गया है, जैसे करण जौहर ने भी एक्सपेरिमेंट किया था है? और एक अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय की भी फिल्म आई थी, उसमें भी रेट्रो दौड़ दिखाया गया था, और भी बहुत सारी प्रियंका चोपड़ा की भी फिल्में, लेकिन वो उस तरह की ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई जिस तरह से वो हुई थी। तो क्या फीकापन रह गया उसमें, कि हालांकि दौड़ तो उन्होंने वही दिखाने की कोशिश की, पूरा बैकग्राउंड और सारा टायर वगैरह भी ये सब कुछ, लेकिन क्यों फिर ऐसा हो जाता है? क्योंकि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। अब देखिए, अब आर.डी. बर्मन वाले सुपरहिट गानों के गाने में से टाइटल हो रहे हैं, जैसे बचना है हसीनों फिल्म बन गई, ये जवानी ये दीवानी फिल्म बन गई, दोनों ही उस टाइम के बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग्स हैं। तो कहीं कहीं तो फिल्में अच्छा डायरेक्टर हो, आई थिंक आयन मुखर्जी की थी ये दोनों, शायद ये जवानी दीवानी, तो कहीं कहीं अच्छी भी निकल आती है, मगर ज़रूरी नहीं है हर कॉपी अच्छी हो। अब आप फिर कहेंगे शोले दोबारा बनाओ, तो क्यों बनाना चाहते हैं आप? चुपके चुपके आनंद क्यों बना रहे हैं? जब एक परफेक्शन हो चुका है उसके साथ छेड़ क्यों कर रहे हैं आप? अपनी ओरिजिनल बनाइए ना, आज की स्टोरी बनाइए। सिनेमा को लेकर भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस अब आते जा रहे हैं, जैसे कि पुराने जैसे अभी हाल ही में एक मुद्दा उठा था कि डायलॉग्स को लेकर,
जैकी श्रॉफ ने कहा कि मेरा जो डायलॉग है भीड़ू वो कोई और यूज नहीं करेगा। फिर उसके बाद अनिल कपूर जी ने भी बोला कि भाई मेरा जो ये डायलॉग है झकास, उसको कोई यूज नहीं करेगा। क्या आइडेंटिटी के साथ डायलॉग्स रह सकता है या आगे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं? क्या सोचती हैं आप इस बारे में? मेरे ख्याल से एक नया प्रॉब्लम है हमारे यहाँ एआई के साथ, या कोई सा भी कैरेक्टर हो उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा है। ये जो डायलॉग बाजी है ना, ये भी 70s में ही शुरू हुई एक तरह। अगर आप देखेंगे हाँ। अमजद खान गब्बर सिंह बने और उनके जो डायलॉग्स थे, कितने आदमी थे, होली कब है, आज भी मीम्स में आपको मिलेगा होली कब है या कितने आदमी थे। और दीवार के डायलॉग्स है, मेरे पास माँ है, उसके तो इतने मीम्स बनते हैं आज भी। ये उस टाइम का एक अट्रैक्शन पॉइंट था फिल्मों में। फिर बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आपको ज़रूरी नहीं है हर डायलॉग ऐसा। और ये ना एक मेल, अल्फ़ा मेल जिसको हम कहते हैं, उनके साथ ज़्यादा जुड़ जाते हैं इस तरह के डायलॉग। जैसे अमिताभ बच्चन के वो सलीम जावेद जी ने जो डायलॉग दिए, आज खुश तो बहुत हो गए तो वो डायलॉग एकदम आज भी लोगों को याद है, दीवार का। या उन्होंने काला पत्थर में वो कहते हैं पेन इज़ माई डेस्टिनी डॉक्टर, तो आज भी याद रहता है आपको। वो उनकी पर्सनालिटी को इतना निखारता है कि वो उनके साथ जुड़ जाता है। और तो ये ट्रेंड 70s का था। और मगर बाद में कुछ मे बी पर्सनालिटीज़ इतनी ज़बरदस्त नहीं थी हमारे हीरो हीरोइंस की, तो बहुत ज़्यादा लोग आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। पर 70s में बड़ा स्ट्रॉन्ग ये आइडेंटिफिकेशन होता था। मुझे सुभाष घई साहब कह रहे थे, रंजीत के ऊपर एक डायलॉग था उनका विश्वनाथ में, वंस अपॉन अ ब्लू मून, कभी कभी। रंजीत ने उनको कहा है कि आज भी आप सोचे 70s से मतलब 50 साल हो गए, आज भी लोग मुझे कहते हैं हमें तुम्हारा वही डायलॉग याद है, वंस अपॉन अ ब्लू मून। तो मतलब उस वक्त शायद डायलॉग्स इतने पावरफुल थे कि वो चिपक गए थे उनकी पर्सनैलिटीज पे। लेकिन तो ये बहुत ज्यादा नहीं होता है। दोबारा से इस्तेमाल करें या ना करें, आपकी क्या राय है? वो राइटर्स के ऊपर है और क्या चलता है, और क्या वही वाली आपकी बात है कि भाई कुछ अपना नया भी लेकर आओ, नया भी लाइए, है ना? हाँ। और एक चैलेंज और ज्यादा फेस करना पड़ रहा है जब से एआई आया है। खास बात पे ये है कि आवाज को लेकर अभी हाल ही में खबर आई थी कि उनकी आवाज की कॉपी करके उन्होंने चलाया, जिसपे उन्होंने मुकदमा भी करा। तो अमिताभ बच्चन है, अपनी आवाज के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन अगर उन्हीं की आवाज को आप एआई करके लगाने लगेंगे तो मतलब उनकी क्या क्रेडिबिलिटी ले जाएगी? तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जो ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्कुल खुश नहीं हूँ और मुझे लगता है ये एक लेज़ी तरीका है। आपको अब देखिए, जैसे स्टूडेंट्स ने ऐसे लिखना शुरू कर दिया एआई यूज़ करके, है ना, वो चैट जीपीटी जो भी होता है उसमें आप फीड कर दें टॉपिक, 3-4 चीज़ें, वो आपको लिख देगा। फिर ह्यूमन ब्रेन ही नहीं यूज़ होगा, हमारी क्रिएटिविटी सारी ख़त्म हो जाएगी अगर हम, और फिल्म इंडस्ट्री इस रूट पे चला तो फिर तो ख़त्म ही हो जाएगा सब कुछ। अब ए.आर. रहमान जहाँ बैठ के मेहनत से, अगर इम्तियाज़ अली के साथ बैठ के रॉकस्टार और चमकीला जैसी फिल्मों के गाने बना रहे, तो कुछ मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं अच्छे गाने बनते, चाहे वो रॉकस्टार हो, हाईवे हो। कल को आप बोलेंगे ए.आर. रहमान को भी ऑटो मोड पे डाल दें और ट्यूनें उसकी पुरानी डाल दें और बोले इसमें से गाना निकालो, तो क्या रह जाएगा मज़ा? फिर आपको बहुत ही ख़राब क्वालिटी मिलेगी, उसमें कोई क्रिएटिविटी का नाम ही नहीं होगा, बस एक आपको स्टैम्प मिल जाएगा ए.आर. रहमान। अब लोग मोहम्मद रफ़ी जी को रिक्रिएट कर रहे हैं, किशोर कुमार को, क्यों कर रहे हो? मुझे तो बहुत तकलीफ होती है इस बात से कि आप ना करें तो बहुत बेहतर होगा, मेहरबानी करके ना छेड़े। आप नेशनल फिल्म आर्काइव के साथ भी जुड़ी हैं, तो फिर ये कोशिश तो लगातार चली रही है कि जो पुरानी फिल्में हैं उनको स्टोर करके रखा जाए, उनको महफूज करके रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो काम दें। जी, तो वो एक फॉर्मल आर्काइविंग तो होती है कि फ़िल्म को प्रिजर्व करना, मगर फिल्मों के बारे में अगर हम बात नहीं करें तो अगली जनरेशन को समझ नहीं आएगा कि उस तरह जो फिल्म में क्रेज़ होता था सिंगल स्क्रीन में देखने का और ब्लैक में टिकट खरीदने का, वो आजकल के बच्चों ने वो सब नहीं देखा है। तो इसलिए उन तक पहुंचाने का ये बहुत अच्छा ज़रिया है कि उस समय हमारे लिए फ़िल्में क्या होती थी, हमारी जनरेशन के, और इमोशनल कनेक्ट क्या होता था। इसलिए तो थैंक यू निरुपमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इतनी अच्छी डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू साइमा, नमस्कार। तो आज के सिनेमा के शो में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नया टॉपिक लेकर सिनेमा से जुड़ा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।